In the reality, no one is your brother, no one is your sister, नो वन इज योर अंकल एंड नो वन इज योर आंटी। लेकिन जो एक्चुअल दुनिया होती है उसमें जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे लोग आते हैं आपको नीचा दिखाने। देखिए 5 रुपए की चाय में इतना दिखावा नहीं होता जितना 250 रुपए की चाय में। लड़कियां जब काम ढूंढने जाती हैं तो कहते हैं ठीक है आपको क्वालिफिकेशन तो है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। फैमिली में 6 बजे का टाइम था लास्ट घर पे आने का, अगर 6 से 6:30 होते थे तो चपेट पड़ती थी, बस सवाल नहीं पूछा जाता था कहाँ। लड़कियों को भगवान ने बड़ा खूबसूरत सा बनाया है, तो लड़कियों को भगवान ने बनाया खूबसूरत इसलिए था ताकि खूबसूरती की हमेशा तारीफ की जाती है कि मतलब हाउ स्टूपिड इट इज। लोग कहते हैं इसके बहुत बॉयफ्रेंड रहे होंगे तभी ये ऐसी है वैसी है। यार मतलब अगर वैसा होता तो आई थिंक जितनी भी वर्ल्ड की इंडिया की मैरिड वुमेन्स है उनको सब ऐसी ही होती। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती किसी राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा किसी ने चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना तेरा, तो वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी राधिका शर्मा और आज मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो एक स्ट्रगलर वुमेन है। जैसे कि आप सभी को पता है, औरत चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग वीमेन हो, दे ऑल आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि औरत कुदरत है और कुदरत एक संपूर्ण है। सो आइए बातचीत करवाएंगे। जैसे कि हर बार हम आपके सामने नई नई पर्सनैलिटीज को लेके आते हैं जो आपको जिंदगी जीने की एक दिशा दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि जिंदगी में कैसे कामयाब होना है। सो लेट्स टॉक टू अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। शी इज वायरल एट सोशल मीडिया एंड वन ऑफ माय फेवरेट, यस शी इज ईशा विनोदा। वो है एक स्टेज एंकर। हेलो मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल राधिका, और सत श्री अकाल उन सभी को भी जो इस वीडियो को, जो इस सेशन को देख रहे हैं। मैम बहुत ग्लैमरस हो आप। हाँ थैंक यू। मैं सच में आपकी फैन हूँ। वैसे मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं खुद को ही देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पर, बट जब मैं आपको देखती हूँ मेरे को आप बहुत अच्छे लगते हो। बस सेम विद मी, जब मैं आपको देखती हूँ तो आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई आल्सो फॉलो यू। ओके, चलो बात करते हैं। आप एंकर हो, है ना? हाँ स्टेज जी। एंकर, कलाकार। हाँ जी। कलाकार कैसे बनते हैं कलाकार और कैसा स्ट्रगल रहता है? बचपन से शुरू करेंगे। ठीक है, बचपन में क्या definitely। बनना चाहते थे? कैसे एंकर बन गई? देखिए बचपन में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं बनना क्या चाहती हूँ। आई वाज़ सच अ कन्फ्यूज़्ड पर्सनैलिटी इन माय लाइफ। मैं सिर्फ़ बचपन में कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मुझे पैसा मिले और जिससे मुझे फ़ेम मिले। पैसा इन द सेंस, मुझे ये भी नहीं पता था कि पैसा कितना तक होता है, कि लाइक जैसे हम करोड़ों की बात करें, अरबों-खरबों की, छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। हमारे लिए वो ₹100, ₹200, 1000 तक की ही चीज़ें जो होती हैं वो दुनिया होती है। लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू अ वेरी बेसिक फैमिली, वेरी मिडल क्लास फैमिली। तो कई बार मैं ऐसा देखती थी कि जो लोग या जो बच्चे हमसे अमीर हैं तो वो किस तरीके से हमें ट्रीट करते थे। कई बार रुला भी देते थे। इनफैक्ट मैं आई वाज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं बहुत बार रोई भी हूँ। रोई जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि कोई सामने वाला कोई बच्चा है जो बहुत अमीर घर से है, और वो बच्चा भी जो कर रहा है उसको नहीं पता, बिकॉज़ वो बच्चा है, वो इनोसेंट है। उससे वो जो कर रहा है ना, वो उसको वो कर रहा है जो उसको सिखाया गया है ना? तो उसमें हम उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं निकाल सकते जब वो बच्चा था। अब तो वो जो मेरे साथ के थे वो भी बड़े हो गए होंगे, तो मुझे ऐसा होता था कि एक ना मेरा ना बड़ा ज़िद्दी किस्म का नेचर है कि ठीक है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं इसको बताऊँगी। बताने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मार-धाड़ शुरू कर दो या गाली-गलौज शुरू कर दो। बता आप किसी भी तरीके से सकते हो, शायद आप एक अच्छा काम करके उसको जवाब दे सकते हो। तो मेरे दिमाग में एक ये होता था कि ठीक है, आई वाज़ लाइक कि इसने मुझे ना एक्चुअली छोटे होते बुली बहुत किया है बच्चों ने, और एक्चुअल में किया है। ये मैं सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं बोल रही, बहुत ज़्यादा बुली किया है। मुझे ऐसा होता था इसने बुली किया, इसने बुली किया, इसने बुली किया, तो मैं लाइफ़ में कुछ ऐसा करूँगी कि मैं इनसे भी बड़ी बनूँ। वो करूँगी क्या? वो धीरे-धीरे मैं जैसे-जैसे बड़ी होती गई तो मुझे पता चलता गया। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि शायद पढ़ाई करना ही सब कुछ होता है। लेकिन जब आप बड़े हो तो आपको पता चलता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में करने की। तो किसी ने मुझे बोला यू स्पीक वेल, यू लुक गुड, तो आप व्हाई डोंट यू बिकम एन एंकर? तो मैंने फिर एज़ एन एंकर एंकरिंग स्टार्ट कर दी। ओके, सो कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको? कितने साल हो गए एंकरिंग करते हुए? इट्स बीन ऑलमोस्ट 9.5 इयर्स। ओके, तो पहला शो कब लगाया था? कैसे जुनून पैदा हुआ? पहला शो मेरा कैसे लगा था, जुनून कैसे पैदा हुआ? एक्चुअल में क्या था कि मैं छोटे होते बहुत कम बोलती थी, बहुत ही कम बोलती थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बुली बहुत किया है बच्चों ने। मैं बहुत ज़्यादा बुली हुई हूँ छोटे होते से बड़े होने तक। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न आई वाज़ अ वेरी लाइक
पोलाइट काइंड ऑफ अ पर्सन, और मैं शरारती नहीं थी बिल्कुल भी, और मेरी ज़ुबान से एक शब्द नहीं निकलता था। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बुली जो भी होता है ना बच्चा, वो इसलिए बुली नहीं होता है कि वो गरीब है या फिर उसके अंदर टैलेंट कम है या वो कम दिखने में अच्छा है या अच्छी है। जभी भी कोई, मुझे ऐसा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जभी भी कोई बच्चा बुली होता है, वो बच्चा सिर्फ़ इसलिए बुली होता है क्योंकि वो बोलता कम है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, तो आपको दुनिया में कोई भी बुली कर सकता है। सो आई वाज़ अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, और इस वज़ह से कि अगर मुझे मान लो कोई आगे से 4 गालियाँ दे रहा है, तो मैं उसको मुड़ के एक भी गाली नहीं देती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। बहुत डरपोक किस्म की थी मैं, तो दैट वाज़ द रीज़न कि सारे ऐसे मिलकर मेरे ऊपर चढ़ जाते थे। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अंदर थी जो मुझे बोलनी थी या कहनी थी, और शांत रहती थी मैं। तो एक दिन मुझे कोई कोई शख्स मिले और उन्होंने बोला कि आप बोलती बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं हैरान हो गई कि क्या मैं सच में अच्छा बोलती हूँ? क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मैंने एज़ अ प्रोफ़ेशन आई एम एन एंकर राइट नाउ, बट स्कूल से लेकर कॉलेज टाइम तक, मतलब जब मैं नर्सरी में थी या आंगनबाड़ी में थी, तब से लेकर जो मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है, आई हैव नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द स्कूल और कॉलेज फंक्शन। वाओ! यस, मतलब चाहे वो हुँ, आपका कोई स्पीच देना हो या हुँ। कोई सिंगिंग करिकुलम करना हो, एक्टिविटीज़ में कभी नॉट पार्टिसिपेट? एट ऑल। उसका रीज़न ये होता था कि सबको लगता था दैट शी इज़ डम्ब, शी इज़ स्टूपिड, शी इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। और आई स्टिल रिमेंबर जब मैं 9th-10th में हुई, तो मैंने अपनी टीचर्स को पर्सनली जाके बोला कि मैम आई वांट टू पार्टिसिपेट, कि मैं डरती हूँ लोगों से और मेरे अंदर वो डर है, वो खोलना है मुझे। तो मेरी टीचर्स ने मुझे कभी भी उस चीज़ का कभी भी वो नहीं दिया, मतलब चांस नहीं दिया, बिकॉज़ टीचर्स को भी ऐसा लगता था जैसे स्कूल के कभी एनुअल फंक्शन हो रहे हैं कॉलेज के, ये कैसे करेगी? ये हमारा एनुअल फंक्शन खराब नहीं, कर देगी। रीज़न क्या रहता था, मतलब रीज़न क्या था? रीज़न ये रहता है, ये मैं बाकी स्कूल कॉलेजेस को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी अगर वो लोग सुन रहे हैं। रीज़न ये रहता है कि अब जैसे मैं खुद एज़ अ चीफ गेस्ट मुझे स्कूल्स और कॉलेजेस के एनुअल फंक्शंस में बुलाया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने शिमला के स्कूल में एक इवेंट किया था, जहाँ पे आई वाज़ देयर एज़ एन एंकर एंड प्लस आई वाज़ देयर एज़ अ चीफ गेस्ट टू। तो रीज़न ये रहता है कि जब स्कूल के एनुअल फंक्शंस होते हैं या कोई भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सो दे हैव दिस टेंडेंसी स्कूल और कॉलेजेस में कि वो स्कूल के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स को चुनते हैं। हुँ, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि एनुअल फंक्शन देखने के लिए बाहर से भी कोई और लोग आ रहे हैं, और एज़ इट इज़ अ कॉम्पिटिशन अमंग द स्कूल्स, तो उनको ऐसा लगता है हम सबसे ब्राइट स्टूडेंट को चुने ताकि हमारा स्कूल आउटशाइन करे। उस वजह से क्या होता है कि वो जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, जो मान लो वो सारा साल उन्हीं को चुनते रहते हैं, और इस वजह से बाकी स्टूडेंट्स लैग बिहाइंड करते हैं। तो स्कूल्स को अपनी टेंडेंसी चेंज करनी चाहिए। उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत थोड़ी हेल्दी थी, बहुत गोलू-मोलू थी एंड आई वाज़ डार्क, एंड जैसे मैंने बताया कि आई वाज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तो उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगी, ये इंसल्ट ना करवा दें हमारी स्कूल की स्टेज पर, कुछ भी था। सो आई अप्रोच्ड देम अ लॉट कि मैम मुझे चांस दो, नोबडी गिव मी द चांस, एंड आई वाज़ लाइक मे बी दिस स्टेज एंड एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर मी, एंड आई हैव नेवर रियलाइज्ड इन माय लाइफ कि शायद मैं कभी बोल भी पाऊँगी या कभी मैं स्टेज पर खड़ी भी हो पाऊँगी। सो दैट फियर वाज़ ऑलवेज़ देयर इन मी। मैं जब कॉलेज में आई, जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर हुई, तो कॉलेज के अंदर आपका पर्सनैलिटी थोड़ा-सा चेंज होता है कि स्कूल में आप वो स्कूल के ड्रेसेस एंड ऑल, कॉलेज में, सो कॉलेज में पीपल स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग टू मी कि योर लिप्स आर गुड, योर आईज़ आर ब्यूटीफुल, और आई थिंक यू डांस वेल। इस तरीके से जैसे स्कूल में फ्रेशर्स पार्टी होती थी या फेयरवेल होता था, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ दैट येस आई हैव सम एक्स फैक्टर इन मी, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं अपने आप बारे में सोचती आई हूँ या फिर जो लोगों की वजह से सोचती आई हूँ, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है ना कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, वो लोगों ने हमारे दिमाग में भर दिया होता है बोल-बोल कर। तो वो जो मैं सोचती आई हूँ, वो शायद कहीं न कहीं गलत था, एंड आई वाज़ लिविंग इन दिस डिलेमा कि मैं बहुत ज़्यादा एक डफ़र किस्म की लड़की हूँ जो मुझे लोग बोलते थे, और वो थोड़ा-थोड़ा मुझे आफ्टर द स्कूल इनफैक्ट काफ़ी कॉलेज के बाद मुझे पता चला दैट आई एम नॉट डफर। बट जी। मेरे पेरेंट्स बोलते थे तुम डफर हो, और मेरी टीचर्स भी बोलती थी तुम डफर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरा भाई, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे तुम डफर हो, बिकॉज़ मैं डफर बन के रहती थी उनके सामने। मैं कुछ बोलती नहीं थी, जब आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो लोग समझेंगे ना कि आप डफर हो। बट साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर टू एवरीवन। जैसे आपने पहले कहा, किसी ने कहा था कि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, तो शायद उसका रीज़न यही रहा होगा ना कि आप साइलेंट रहते थे,
क्योंकि साइलेंट रहना भी एक बहुत बड़ा आंसर होता है, जिनको हम जवाब नहीं देते उनको ये टाइम जवाब दे देता है, समय या कुदरत जवाब देती है ना? चलो बात करते हैं आपकी फैमिली की। मैंने देखा जितने भी कलाकार होते हैं, जब तक तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना? तब तक तो उनको मतलब गालियाँ ही पड़ती है घर से, है ना? स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, बड़ा गंदा हाँ। पीरियड होता है ये तो, हुँ, है ना? तो जब आप शाइन करने लग जाते हैं ना, तब सभी सपोर्ट करते हैं, यार वो तो मुझे जानती है यार बंदी, है ना? तो हुँ, सभी दूर की रिश्तेदारियाँ भी बोलने लग जाते हैं, वो हमें जानते हैं, है ना? हुँ, हुँ। तो ये मतलब कितना फैमिली सपोर्ट करती है और फैमिली में कौन-कौन है, कितना प्यार मिलता है? राधिका, यहाँ पर मैं आपको एक आपका साइलेंस वाला जो आपने कहा था, हुँ, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगी। बिकॉज़ एज़ अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव इन माय लाइफ, अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। देयर हुँ, इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, लाइक कोई काम करने की, किसी को प्यार करने की या मेहनत सहने की। करने की, सहने की भी एक लिमिट होती हुँ, है। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर, बट डिपेंड करता है कि आप कितना साइलेंट रहते हो। कि हुँ, अगर कोई सामने से आपको 50 गाली दे रहा है और आप उसको एक भी गाली तो नहीं कहूँगी लेकिन जवाब ना दो, तो वो फिर हुँ, वो गलत हो जाता है ना? हुँ, तो साइलेंस इज़ अ गुड आंसर, इज़ अ बेस्ट आंसर, बट अगेन अप टू अ सर्टेन लिमिट। हुँ, और जैसे आपने मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स हाउ मच सपोर्टिव माय पेरेंट्स वर, सबसे पहले तो मैंने जब ये काम की शुरुआत करी, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि आई एम डूइंग ओके। समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर घर वालों को आप बताओगे कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपको आधी आधी रात को 1 या 2 बजे वापस आना है, तो वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। आई बिलोंग टू अ वेरी बेसिक मिडिल क्लास फैमिली एंड अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, कि मेरे फैमिली में 6 बजे का टाइम था लास्ट घर पे आने का। अगर 6 से 6:30 होते थे तो चपेट पड़ती थी बस, सवाल नहीं पूछा जाता था कहाँ हो, सिर्फ एक चपेट पड़ती थी और बैठ जाओ। तो मैंने जब ये काम शुरू किया, पेरेंट्स को पता नहीं चला। धीरे-धीरे जब पेरेंट्स को पता चला तो पेरेंट्स ने टोकना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप पढ़ रहे हो, अच्छा भला पढ़ाई-लिखाई छोड़कर आप ये कर रहे हो। उस टाइम पे मेरी स्टडीज़ भी साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो अब जैसे आपने बोला कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हो तो लोग एप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर भी ना 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, 2 चीज़ें कैसे होती हैं, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम 2 तरीके के वर्ल्ड में जी रहे हैं। एक वो वर्ल्ड है जो ओरिजिनल है, हुँ, जो एक्चुअल में है, और एक दूसरा वर्ल्ड है जिसके बारे में हमें बताया जाता है, या फिर एक ख्वाबों की दुनिया और एक ओरिजिनल दुनिया, वेरी ट्रू। है ना? तो देखिए, ख्वाबों की दुनिया में ऐसा होता है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसके बहुत सारे लोग आते हैं तालियाँ बजाने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल दुनिया होती है उसमें जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे लोग आते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने शुरुआत करी थी, बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी शुरुआत हुई थी एज़ अ बारटेंडर। बारटेंडर, वो भी मुझे पता नहीं था कि उस जॉब को बारटेंडर बोलते हैं, और मैंने वो 3-4 बार ही किया था, वो भी कोई मुझे बिना बताए, बिना कुछ बोले ले गया था वहाँ पर। तो आई क्राइड अ लॉट, और वहाँ से सीधा वो 3-4 इवेंट्स करने के बाद मैंने एज़ अ एंकर काम स्टार्ट कर दिया। और शायद वो मेरी मेहनत थी, मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी, कैसे स्क्रिप्ट तैयार करती थी मैं। तो मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे को अच्छा काम मिलने लग गया भगवान की दया से। 1 डेढ़ महीने के अंदर ही काफ़ी मेरा नाम हो गया मार्केट के अंदर। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जो मेरे साथ की लड़कियाँ थी, जो लड़कियाँ मेरे साथ वही सेम प्रोफ़ेशन कर रही थी, दे यूज्ड टू से कि इसको इतनी जल्दी तरक्की कैसे मिल गई? इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, या कोई ना कोई गलत तरीका अपनाया होगा। अब जैसे आप अब रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदार, अच्छा आपकी लड़की ये काम कर रही है, अच्छा रात को आती है घर से, ये तो बड़ा गलत चीज़ है, आधी रात को आ रही है घर में, और अच्छा ये ऐसे कपड़े पहन रही है, वैसे कपड़े पहन रही है, आप कैसे पहनने देते हो? तो वो सारी चीज़ें ना आपके पेरेंट्स, जो ना चाहते हुए भी ना, वो सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स पे मेंटली बड़ा स्ट्राइक करती है, मेंटली हुँ, और इमोशनली। फिर वो जो पेरेंट्स ने दुनिया से या लोगों से सुना होता है वो सारी चीज़ें, वो फिर आपके ऊपर निकलता है। कि आपकी गलती है, आपकी वजह से हमें ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है, आपने ऐसा क्यों किया? और ये तब होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब आप जा रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो। लेकिन जब आप एक मुकाम पे पहुँच जाते हो, लाइक जैसे अब की बात है, अब देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे एप्रिशिएट करते हैं। लड़कियाँ मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस हैं जहाँ पे लड़कियाँ कहती हैं दैट यू आर एन इंस्पिरेशन टू अस। बट देयर वाज़ अ टाइम कि जब लोग बहुत गंदे-गंदे ताने देते थे। बहुत गहरे हो आप। आपकी आँखों में बड़ी गहराई है, इमोशंस है ना? नहीं, इमोशंस तो नहीं मैं कहूँगी। आई थिंक व्हाटएवर आई हैव डन इन माय लाइफ, आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग। वी शुड बी। भगवान या ने हमें जैसा भी बनाया हमें प्राउड फील करना चाहिए। वो भी लोग हैं जो सड़कों पे गुज़ारा करते हैं, जो हैंडीकैप्स होते हैं। सो अभी फैमिली सपोर्ट करती है आपकी? माय फैमिली इज़ वेरी गुड। भगवान की दया से मुझे
बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। ओके। बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। आई थिंक ये मेरा जब अगला जन्म भी होगा तब भी मैं ये चीज़ हमेशा बोलती रहूँगी कि भगवान की दया से मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। तो थोड़ा-सा उनको टाइम मिला लगा इस चीज़ को समझने में जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं भी उन्हें अपनी जगह पर अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचूँ तो शायद मैं उस चीज़ को समझ पाऊँगी। क्योंकि आज से 10 साल पहले का ज़माना कुछ और था, अभी बहुत कुछ आ गया है समाज के अंदर। आज से 10 साल पहले अगर आप देखो तो इतना कुछ था नहीं मतलब वो कोई अब रेसिज़्म के खिलाफ लोग बोलते हैं इतना कुछ या लोग आजकल एलजीबीटी कम्युनिटी आ गई है और काफ़ी सारी चीज़ें अप्रूव्ड हो गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। द सिचुएशन ऑफ वुमेन लड़कियों की जो सिचुएशन थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब थी। इतने रेप केसेज़ होते थे, इतना कुछ होता था। बहुत बोल्ड हो आप। स्टेज पे भी काम करते हो, बहुत बोल्ड होते हो, है ना? तो ड्रेसअप भी करते हो तो बोल्ड होते हो, है ना? तो सोशल मीडिया पे जैसे हम आपका अकाउंट देखें, है ना? तो हाँ। बोल्डनेस कई बार ज़्यादा लगती है या फिर आप काम पे जाते हो, कभी किसी ने बोल दिया कि बोल्डनेस ज़्यादा है, इसको थोड़ा हाइड करो, है ना? तो कभी बोला हाँ। किसी ने? राधिका मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लंबा टाइम लूँगी। अगर बोल्डनेस की बात करें तो मैं बोल्ड कभी नहीं थी, बोल्ड लोगों ने बना दिया। वाओ! वेरी ट्रू। कोई भी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी बोल्ड पैदा नहीं होता है, बोल्ड उसको दुनिया बनाती है। हर कोई बोल्ड बन भी नहीं पाता है। वेरी ट्रू। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि सबके साथ वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते। जैसे किसी हुँ, के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हुँ। कि शुरू से ही माँ-बाप का साया रहा है, शुरू से सब कुछ थाली में परोस कर मिला और उसके बाद कोई ऐसा हमसफ़र मिल गया, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा मिल गया तो उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग शुरू से अकेले रहे हैं, जिन्होंने अपना स्ट्रगल, अपनी लड़ाई अकेले करी है, तो उनको बोल्ड बनना पड़ता है। और पहले अब जैसे कई लोग जैसे अभी सर भी बोल रहे थे कि मेरी आवाज़ में बड़ा बेस है, पर मेरी आवाज़ ऐसी कभी थी नहीं, मेरी आवाज़ बहुत पतली-सी थी। तो ये धीरे-धीरे सारी चीज़ें आवाज़ ऐसी हुई है कि लोगों के ऊपर चिल्ला-चिल्ला कर, चीख-चीख के काम म मतलब जब कोई काम नहीं करता, ढंग से काम नहीं करता या फिर जब कोई आपको फालतू में परेशान करता है, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और रही बात कपड़ों की, और आपने बोला जैसे सोशल मीडिया पे भी कई बार ऐसा लगता है कि आई लुक लाइक अ वेरी बोल्ड पर्सन। उसका रीज़न मेरे कपड़े नहीं है या उसका रीज़न मेरा रहन-सहन नहीं है। मैं आपको बताती हूँ मेरा रहन-सहन बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल मतलब मेरा रहन-सहन इतना साधारण है, जो मुझे ऐसा लगता है कि किसी हाउसवाइफ़ का भी इतना साधारण नहीं होता। क्योंकि मैं उठती हूँ, अपने घर के बर्तन, झाड़ू-पोछा, अपने फिर मम्मी-पापा का ख़्याल रखना और उसके बाद सारे घर की चीज़ों को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। और उसके बाद खाना अगर मैं खाती हूँ, तो मैं ज़मीन पे बैठ के भी खा लेती हूँ। और जैसे बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना, लोगों से मिलना, ऐसा मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं है। मेरा फ़ोन अगर आप देखोगे तो आज तक मैंने इंस्टाग्राम पे दो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं एक चीज़ बताती हूँ, 1 लाख फ़ॉलोवर्स हैं, लेकिन आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैंने इंस्टाग्राम पे किसी के साथ चैट नहीं करी। और ये ऐसा मेरा लाइफ़स्टाइल है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है। मैंने कई बार सोचा कि मैं भी थोड़ा आउटगोइंग बनूँ, बाहर जाऊँ, इधर-उधर किसी से मिलूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोशिश करी बट मुझे लगा कि नहीं, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। जो मैं नहीं कर सकती, उस चीज़ को ज़बरदस्ती मैं नहीं कर पाऊँगी। अब आप बोल्डनेस की अगर बात करें तो बोल्डनेस एक्चुअल में ना इट इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू सी इट। अगर मैं यहाँ पर एक थोड़ी आपको अटपटी लगेगी बात जो मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं ये बात अटपटी है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। हर एक इंसान का ना एक लुक होता है, या एक पर्सनैलिटी होती है। और जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जैसा मुझे एक लुक दिया है, एक पर्सनैलिटी दी है, वो इटसेल्फ ही उसका उसके लिए मुझे कोई कपड़े डालने या कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकती हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हुँ, वो कुछ ऐसी है कि लोगों को लगता है शी इज़ अ वेरी बोल्ड गर्ल। लेकिन इसी तरीके से मेरे से अगर आप सोचो छोटे कपड़े कोई और ऐसी लड़की पहने जो बहुत पतली है, बहुत स्लिम ट्रिम है, तो उसको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लोग कहेंगे कि दैट शी इज़ वेरी बोल्ड। दो चाहे वो बहुत बोल्ड है। तो इंडिया के अंदर लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव है, लोग ऐसा सोचते हैं कि द कर्वेशियस वुमेन्स हाँ, मैं आपको बता कि जो कर्वेशियस लड़कियाँ हैं या जिनके कर्व्स अच्छे हैं, तो ये बहुत बोल्ड होगी या ये बहुत तेज़ होगी या ये बहुत चालू होगी, है ना? ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं अच्छा इसने कपड़े छोटे डाले हैं, वो कपड़े छोटे नहीं हैं। अब देखो, जो चीज़ है उसको आप छुपा नहीं सकते, सब सीधी-सी बात ये है। तो ऐसा ना लोगों की सोच ऐसी होती है कि हाँ, शी इज़ कर्वी, शी मस्ट बी वेरी बोल्ड। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप बोल सकते हो। अरे! आप तो इतना अच्छा बोलते हो, कहाँ से सीखा इतना अच्छा बोलने का तरीका? कसम से बहुत अच्छा बोलते हो आप।
नहीं, मैंने तरीका तो देखिए बोलने का तरीका तो शुरू से था, गॉड गिफ्टेड है। ओके, जैसे किसी के पास पेंटिंग का गॉड गिफ्ट होता है, ओके। तो किसी के पास एक्टिंग का गॉड गिफ्ट होता है। उसको हम एनहांस कर सकते हैं, बट ये स्किल्स गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन जो मैं बोलती हूँ, वो मैंने शायद दुनिया में रहकर ही सीखा है। दुनिया सिखाती है जीना। ओके, सो एंकर्स होते हैं जो लाइव शोज़ करते हैं, कलाकार होते हैं, है ना? एज़ अ गर्ल हुँ, कितनी प्रॉब्लम्स आई, है ना? जब हुँ। एज़ एंकर बने, कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना किया आपने? कुछ कहना चाहोगे? प्रॉब्लम्स मैंने इतनी प्रॉब्लम्स झेली है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कभी नहीं सोचा था छोटे होते व्हेन आई वाज़ इन स्कूल कि बड़े होकर इतना कुछ भी देखना पड़ता है लाइफ के अंदर। और मैं ये कहूँगी कि जो मैंने देखा आई थिंक मैंने कुछ नहीं देखा होगा, मुझसे बहुत ज़्यादा बहुत और लोगों ने देखा होगा या मुझसे बहुत कम देखा होगा। मैं ये बोलूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, सबने झेला है। देखो जिसके जितने बड़े सपने हैं उसको झेलना भी उतना ही पड़ेगा और अगर आपने सपने बड़े रखे हैं तो इस चीज़ को पक्का ठान लो कि आपको झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना झेले कोई सपने पूरे नहीं होते हैं। तो मैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी वो एक ज़िंदगी का हिस्सा थी चीज़ें जो-जो मैंने झेली हैं। बट हाँ, बहुत सारी थी। आज अगर मैं पुरानी अपनी लाइफ़ में बैक जाती हूँ और मैं जब सोचती हूँ कि ये चीज़ें मैंने ही करी हैं, तो आई थिंक अब मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती। अब मैं उन चीज़ों को नहीं झेल सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब जैसे मैं आज एक अच्छे से फ्लैट में रह रही हूँ, लेकिन जब मैं नई-नई चंडीगढ़ आई थी तब मैं जिस जगह पर आई थी वो एक पीजी था और वहाँ पर एक कमरा था, उस कमरे में 6 लड़कियाँ एक कमरे में रहती थीं। ओह माय गॉड! हाँ, 6 लड़कियाँ एक कमरे में रहती थी और वो भी चौबीसों घंटे वहाँ पे लड़ाई-झगड़ा चलता रहता था। तूने मेरा ये ले लिया, प्याज़ ले लिया, टमाटर ले लिया और उस चीज़ को मैं गलत नहीं कहूँगी क्योंकि उस एज में ना आप जब पैसे कम कमाते हो तो आपके लिए एक प्याज़ और टमाटर की भी बड़ी वैल्यू होती है। और जैसे मतलब आज मैं कैब्स में ट्रैवल करती हूँ, लेकिन देयर वाज़ अ टाइम मैं आपको बताती हूँ। मैं जब पहली बार लाइफ़ में दिल्ली गई थी, तो मैं पहली बार जब दिल्ली गई सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि मेरे को जो लड़की यहाँ से दिल्ली लेके गई थी, शी सेड कि दिल्ली में द इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग, यू विल गेट मोर वर्क इन दिल्ली। सो शी कॉल्ड मी अप इन दिल्ली एंड देयर वाज़ अनदर गर्ल, शी वाज़ फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ और मुझे उसका नाम याद नहीं है लड़की का और एक लड़की जो चंडीगढ़ से थी, मुझे दिल्ली लेके गई थी। वो मुझे दिल्ली लेके गई तो 4 दिन बाद ही मेरे को उन लड़कियों ने 15,000 रुपए का चूना लगा दिया और वो 15,000 का चूना लगा के भाग गई। मैं लाजपत नगर में थी और देयर वाज़ दिस गेस्ट हाउस जहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया था और 4 दिन बाद वो गायब और उस घर का बिजली का बिल ड्यू था, जो मुझे बेफिज़ूल में देना पड़ा। तो ऐसे-ऐसे करके ना आपको पता चलता है अच्छा ऐसा भी होता है, लोग ऐसे भी करते हैं। आपको ऐसा लगता है जब आप नए-नए अपने मतलब दुनिया में आते हो ना, दुनिया में आना इन द सेंस माँ के पेट से बाहर निकलना नहीं। जब आप वो तो जब आप माँ के पेट से बाहर निकलते हो तब आप नए-नए अपने घर के अंदर आते हो। आप दुनिया में तब आते हो जब आप अपने घर से बाहर अकेले कदम रखते हो। तो आपको उस टाइम पे लगता है कि सारे आपके भाई हैं, सारी आपकी बहनें हैं या सारे आपके अंकल हैं या सारे आपकी आंटी हैं। धीरे-धीरे आपकी ये चीज़ें आपको पता चलता है कि आपने जो चीज़ें सोची थी वो सब अलग हैं। बिकॉज़ इन द रियलिटी नो वन इज़ योर ब्रदर, नो वन इज़ योर सिस्टर, नो वन इज़ योर अंकल एंड नो वन इज़ योर आंटी। वेरी They ट्रू। just are your competitors or else your haters और either your haters और else your admirers. Admirers भी होते हैं बट अगर आप सोचो कि हम छोटे होते सोचते हैं ना कि जैसे हम सबको दीदी भैया बोलते हैं लेकिन बड़े होकर आपको सडनली पता चलता है कि नहीं दीदी भैया कोई नहीं है इस दुनिया में। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना, है ना? थैंक यू तो राधिका। अगर बात करें आपने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया कि फैमिली में कौन-कौन है? फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी मदर है और मेरा एक छोटा भाई है। वो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं सारे? देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन देखते हैं। ओके, तो भाई आपसे छोटा या बड़ा है? भाई मेरे से छोटा है 1 डेढ़ साल। ओके, तो बोला नहीं कभी ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना? राधिका मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी भी अगर आप देखोगे तो मैंने उसमें कभी भी कोई ऐसे अभद्र कपड़े जैसे कि बिकनी हो गया या कुछ भी, मैं बिकनी को अभद्र नहीं बोलूँगी इनफैक्ट मेरे हिसाब से वो भी इज़ अ नाइस एंड अ हुँ, डिसेंट ड्रेस। इट ऑल डिपेंड्स कि आप पहनते कहाँ पर हो। तो मैंने कभी भी ऐसा कुछ पहना नहीं है अपने सोशल मीडिया पे। आप अभी भी अगर खोल कर देखें तो आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं उस पर। और मैंने कभी भी ऐसा कोई वल्गर कमेंट या कोई वल्गर लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करी। तो आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न कि मेरे को अगर कोई कुछ बोले कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट में ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, अब रही बात अगर
कमेंट सेक्शन की, तो कमेंट जो लोग करते हैं वो मुझे भी करेंगे, वो प्रधानमंत्री को भी करेंगे देखिए, है ना? हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो, उनको भी गलत कमेंट करेंगे। तो उनसे अगर आप सोचो कि हाँ, उनके कमेंट की वजह से अगर आपका अकाउंट खराब है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और जो लोग कमेंट गलत करते हैं, वो एक्चुअल में आपका करैक्टर नहीं बताते आपको, वो अपना करैक्टर बताते हैं, कि वेरी ये ट्रू, मेरा करैक्टर है, ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी भाषा, दिस इज़ व्हाट मेरी आई एम। सोच है। हाँ, ये मेरी सोच है। जभी भी, कभी भी कोई अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे गलत कमेंट कर रहा है, तो वो आपको नहीं बता रहा है, वो अपनी सोच बता रहा है। और अगर मान लो आपको किसी का अकाउंट नहीं अच्छा लगता, तो मत देखो, मत फॉलो करो, किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो आपको बोला नहीं है। हुँ, और वहीं पर दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बोला कि माय सोशल मीडिया अकाउंट इज़ नॉट एट ऑल बोल्ड। अब आप अगर किसी सोशल मीडिया अकाउंट को खोलोगे, वहीं पर कोई लड़की जो बहुत पतली और बहुत स्लिम एंड ट्रिम है, और वो बिकिनी पहन के फ़ोटो खिंचाएगी, तो लोग कहेंगे, "वॉव! व्हाट अ बॉडी, व्हाट अ ड्रेसिंग सेंस।" बट वहाँ पर वही मैंने कहा है कि अगर कोई कर्वेशियस, बिकॉज़ आई हैव सीन दिस ऑन सोशल मीडिया, कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कर्वी हैं या उनके कर्व्स अच्छे हैं, तो उनकी आईडी पे लोग गलत कमेंट करते ही हैं। आई डोंट नो उनको ऐसा क्यों लगता है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि शी मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग इन हर लाइफ, या ये बहुत सारे, मतलब इसके बहुत मैंने मैंने देखा है, मतलब ये मैं बहुत सीरियस नहीं, बहुत मज़ाक में बोलती हूँ इस चीज़ को, कि मतलब हाउ स्टूपिड इट इज़। लोग कहते हैं इसके बहुत बॉयफ्रेंड रहे होंगे, तभी ये ऐसी है, वैसी है। यार मतलब अगर वैसा होता, तो आई थिंक जितनी भी वर्ल्ड की, इंडिया की मैरिड वुमेन्स हैं, हुँ। उन वो सब ऐसी ही होती ना फिर। अभी तक अगर किसी के कर्व्स के पीछे किसी लड़के का हाथ है, तो मुझे ऐसा लगता है फिर तो जितनी भी मैरिड वुमेन्स हैं, उन सबको ऐसे ही होना चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंकिंग, और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इंडिया के बारे में, मैं जानती हूँ, आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, कि दुनिया के लोग कैसा सोचते हैं, बिकॉज़ मैं देखो, जो जहाँ पर मैं कभी गई नहीं, जिन लोगों से मैंने बात नहीं करी, तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। बट इंडिया के बारे में मैं कमेंट कर सकती हूँ। आई डोंट नो, लाइक ये किसने लोगों के दिमाग में भूसा भर रखा है कि हाँ, कि अगर ये ऐसी है, तो इसके पीछे किसी ना किसी या बहुत सारे लड़कों का हाथ है। हाउ रबिश इट इज़। कभी कहा किसी ने ऐसा? बहुत, मतलब मेरा आई एम लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड बचपन से लेकर अभी तक बहुत बुली हुई हूँ मैं इस रीज़न की वज़ह से, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला, मुझे बुली बहुत किया जाता था। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न्स कि मुझे नाजायज़ बुली किया जाता था। तो बहुत किया है, मतलब बहुत ज़्यादा, हद बचपन से से ही ज़्यादा। थोड़ा बल्की फिगर है आपका? हाँ, बचपन से ही। ओके, और थोड़े डस्की भी थे? इससे ज़्यादा थी। ओके, बट अभी आप बहुत प्यारे हो। थैंक यू। तो बचपन में ईशा क्या बनना चाहती थी? ईशा को किस चीज़ का जुनून था कि मैंने बड़े होके ये बनना है? क्योंकि बहुत सहा था आपने। नहीं, ऐसे बचपन में मैंने वैसे सहा तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट ये था कि मुझे बस कुछ ऐसा बनना था कि मुझे ऐसा होता था, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं जब छोटी थी, तो मैं जैसे बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स वगैरह, वहाँ से जब हम लोग गुज़रते थे, मैं और मेरे फादर साहब या मेरी मम्मी या ब्रदर जब भी होते थे, तो मैं कभी वहाँ पर गई नहीं थी अंदर। और मैं ऐसा सोचती थी कि भई इन इन होटल्स के अंदर क्या होता होगा, है ना? मतलब इस होटल के अंदर क्या होगा, या फिर अगर यहाँ पर ₹250 की चाय मिल रही है, जो बाहर ₹5 की है, तो वो ₹250 की चाय में वो क्या डालते होंगे? तो मैं अपने पापा को और कई बार बोलती भी थी, तो पापा नहीं लेके जाते थे, क्योंकि वो ₹250 की चाय अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। हुँ। और मैं बस यही सोचती रहती थी, मैं सोचती थी कि इन जगहों के अंदर क्या होता होगा? और ये लोग ऐसे, मतलब जैसे जितने भी ऑल द रिच पीपल, ये कैसे, मतलब ये भी हमारे जैसा खाना खाते हैं या अलग खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। तो मैंने एक सोचा हुआ था कि मैं भी एक दिन इन इन सब जगहों पर जाऊँगी। और आज के दिन आई थिंक मैंने इनफैक्ट पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया तो इतना ज़्यादा नहीं, बट नॉर्थ इंडिया का मेरे ख़्याल से मैंने कोई 5 स्टार होटल नहीं छोड़ा जहाँ पर मैं ना गई हूँ, ना स्टे, या फिर मैंने स्टे ना किया हो। तो बचपन से मेरी एक यही ज़िद थी कि भई मैंने अमीरों की तरह जीना है, अमीरों की तरह रहना है, और कुछ नहीं था। तो पी 250 वाली चाय, फ़र्क था कुछ उसमें? हाँ, ओके, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ओके। फ़र्क मैं आपको बताती हूँ, फ़र्क क्या था। देखिए, ₹5 की चाय में इतना दिखावा नहीं होता जितना ₹250 की चाय में होता है। ₹250 की जब आप चाय पीने के लिए टेबल पे बैठते हो ना, पहली बात तो है, आपको इतने सारे वो करने पड़ते हैं, फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं भाई साहब। और दूसरा फ़र्क ये होता है कि ₹5 की जो चाय होती है, आप कहीं पर भी बैठ के पी सकते हो, है ना? किसी भी जगह पर। जो ₹250 की वाली चाय, आपको वो चाय पीते हुए भी 100 चीज़ें देखनी, सोचनी पड़ती है। चाय पीते हो रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन मैंने जो फ़ील किया है कि ना, हमारी जो अपर सोसाइटी है, जिसका अब मैं भी हिस्सा हूँ इस वक़्त, वहाँ पर दिखावाबाज़ी बहुत है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, पता नहीं लोग क्यों दिखावाबाज़ी करते हैं, पर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिना दिखावे के भी ज़िंदगी चल सकती है। पर एक्चुअल में द रियलिटी इज़, बिना दिखावे की आपकी ज़िंदगी कभी नहीं चलती। दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ़।
So you believe in show off or not? आई डोंट यूज्ड टू बिलीव इन शो ऑफ। मैं देखो दूसरों की तरह चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं करूँगी बिकॉज़ आई डोंट डू इट एट ऑल। कि जैसे लोग आपको इंटरव्यू में बोलेंगे नहीं मैं बिलीव नहीं करता शो ऑफ में, मैं नहीं करती। लोगों को कुछ लोगों को ये भी लग सकता है दैट आई एम अ स्टूपिड पर्सन बट आई थिंक जो रियलिटी है, मैं पहले बिलीव नहीं करती थी। पहले भी आप लगा लो आज से 6 महीना पहले तक भी मैं शो ऑफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शो ऑफ के बिना दुनिया नहीं चलेगी। इसका मैं आपको छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने जब अपने काम की शुरुआत करी तो आई वाज़ वेरी डस्की और लोग बहुत बोलते थे कि ये काली है, इसका रंग साँवला है और कई बार मेरे से कम टैलेंटेड लड़की को काम दे दिया जाता था जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि वो गोरी होती थी। तो मेरे से कई बारी मैं आपको बताती हूँ, कई बारी तो लोग ऐसे इवन फीमेल्स टू। आपको एक और चीज़ बताती हूँ, लड़कों को आपकी लुक से इतना मैटर नहीं करता है, जितना लड़कियों को करता है। मैंने बहुत बार देखा है कि इफ देयर इज़ अ मेल मैनेजर, वो आपको फिर भी चूज़ कर लेता है, बट इफ देयर इज़ अ फीमेल मैनेजर, तो वो पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है कि नहीं हो पाता है। तो भई अब विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन्स फीलिंग है ना, तो भई मैं ये सोचती थी आई यूज्ड टू बिलीव इन नहीं कोई बात नहीं आई विल रॉक विद माय परफॉर्मेंस। मैं इतनी मेहनत करती थी अपनी परफॉर्मेंस के लिए। रात-रात 2-2 बजे तक स्क्रिप्ट बनाती थी बैठकर। आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर की ठंड में मैं घर की छत पे क्योंकि अंदर वाईफ़ाई के फ़ोन के सिग्नल्स आते नहीं थे, वाईफ़ाई की औकात नहीं थी मेरी उस टाइम पर। फ़ोन के सिग्नल्स कम आते थे और 12 बजे के बाद ही आते थे अगर आते थे तो। तो उस टाइम पे रिलायंस की सिम चलती थी। अभी तो जियो वगैरह आ गया है, लेकिन आज से 8-9 साल पहले रिलायंस की वो ₹300 की सिम आती थी और जिसमें आपको वो कुछ 1 जीबी या डेढ़ जीबी का नेट मिलता था, कुछ इस तरीके से मुझे याद नहीं है और उसके सिग्नल्स हमेशा रात के 12 बजे के बाद आते थे। तो मैं घर की छत पे जाके बैठ जाती थी और 2-3 बजे तक दिसंबर की ठंड में मैं वो बैठ के स्क्रिप्टिंग कर रही होती थी बैठकर। बट फिर भी मुझे काम नहीं मिलता था, रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी, तवज्जो नहीं मिलती थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि मैं गुड लुकिंग नहीं थी और मैं शो ऑफ नहीं करती थी। फिर मैंने अपनी लुक्स को थोड़ा बहुत एनहांस किया, मुझे नहीं पता आज की डेट में कितना किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले से मैंने बहुत एनहांस किया है। और फिर भी मेरे को उतना काम नहीं मिल रहा था। लेकिन ये आप देख रहे हैं ये सब नाख़ून वग़ैरह ये सब मतलब मेरे को तो शौक भी नहीं है इन चीज़ों का, पर फिर भी करने पड़ते हैं। मैंने जब ये नाख़ून अपने ऐसे करवाए या फिर मैंने अपने बाल अपने ऐसे कराए, तो आज की डेट में मैं अगर सिर्फ़ 5 मिनट भी स्टेज पे बोलती हूँ ना, तो लोग तालियाँ बजाते हैं, हाँ, बड़ी अच्छी एंकर है, बड़ी अच्छी है, बिकॉज़ मैं दिख अच्छी रही होती हूँ। जो दिखता है वो बिकता है। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ जो हुआ है। आज की डेट में मुझे शायद बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं अगर अच्छे से मैं पहले 1000 का ड्रेस डालती थी। अब मैं 10,000 के कपड़े भी पहनती हूँ, शायद उससे कई बार 20,000 के भी पहनती हूँ। तो मैं अच्छा कपड़ा डाल के जाती हूँ और वहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, चाहे मैं बोलूँ कुछ ना, लेकिन लोग उसको ही देख के खुश हो जाते यू हैं। शुड लुक गुड। हाँ, अच्छे तो दिखने। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके। ओके, तो एंकर का मतलब होता है एंटरटेन करना, है ना? थोड़ा बहुत एंटरटेन करो, कुछ आपका फेवरेट कुछ भी, कोई शेरो-शायरी, कैसे एंटरटेन करते हो आप ऑडियंस को? खुद को कैसे एंटरटेन करते हो? कैसे खुश रहते हो? आपकी खुशियों का कोई रीज़न होता है या विदाउट रीज़न? देखिए खुशियों का खुशियों का रीज़न आपको ढूँढना पड़ता है ज़िंदगी में और जो आपको आप अगर खुद खुश फ़ील करेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छी लगेगी। ढूँढना भी नहीं पड़ता, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरा मूड अच्छा है, तो मुझे कोई बुरी चीज़ भी अच्छी लगेगी और मैं उस बुरी चीज़ में भी खुश रहूँगी। पर अगर मेरा खुद का मूड खराब है, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें भी बुरी लगेंगी और उनमें भी मैं उदास ही रहूँगी। तो खुशियाँ जो है मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम देयर इज़ अ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, एवरी टाइम देयर इज़ अ सॉरो इन योर लाइफ। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कैसे लेते हैं, हर एक सिचुएशन को कैसे लेते हैं। तो खुशियाँ जो होती हैं ज़िंदगी में, वो पहली बात तो ये अगर आप किसी दूसरे पे निर्भर रहेंगे कि कोई और दूसरा आपको खुशियाँ दे, कोई दूसरा आपको खुशियाँ दे सकता है। बट अगेन आप सबकी किस्मत, सबकी लाइफ़ एक जैसी नहीं रहती है और अगर आप किसी का इंतज़ार करते रहेंगे तो वो बेवकूफ़ी है। खुद की खुशियाँ खुद से क्रिएट करो और हर एक सिचुएशन में खुशियाँ देखो तो आप खुश रहोगे। या खुश रहना ही ज़िंदगी है। तो कोई ऐसा किस्सा जिसने आपकी आत्मा को थोड़ा झिंझोड़ के रख दिया हो और सोचा हो कि मैंने इस प्रोफ़ेशन में काम नहीं करना, कभी फेड अप हो गए हो इस प्रोफ़ेशन से, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? मैं एक्चुअली राधिका आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अभी मैं आपको जो चीज़ बोलने वाली हूँ,
ये स्पेशली मैं बोल तो अपने प्रोफ़ेशन के बारे में रही हूँ, मैं अपनी जो मेरे साथ चीज़ें मैंने कभी कुछ देखी हैं। बट एक और चीज़ बताती हूँ, ये स्पेशली हमारे प्रोफ़ेशन से रिलेटेड नहीं है। इंडिया में लोगों के दिमाग में पता नहीं ये बड़ी अजीब-सी बात है कि लोगों को लगता है कि मीडिया इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बैड इंडस्ट्री बिकॉज़ यहाँ पे कास्टिंग काउच होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है लड़कियों का या फिर यहाँ पर लोग शराब पीते हैं या दारू पीते हैं। बल्कि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जितनी भी मीडिया लाइन से जुड़ी हुई लड़कियाँ होती हैं, ये शराब, दारू इन चीज़ों का सेवन बहुत कम करती हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि इनको फिट रहना है, इनको सुंदर दिखना है। हमारे लोगों के बीच में ऐसा रहता है कि मीडिया लाइन की जो लड़कियाँ होती हैं या फिर चाहे ऑफ स्टेज हैं, चाहे ऑन स्टेज हैं, ये बड़ी बिगड़ैल होती हैं, नहीं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग क्योंकि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल जॉब। आपको दिन-रात एक करना पड़ता है, सुबह-शाम दौड़ना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान बिगड़ा हुआ होगा, तो बिगड़ने के लिए भी टाइम चाहिए ना। आपको अगर पार्टी करनी है, आपको शराब पीनी है, आपको लड़काबाज़ी करनी है या लड़कीबाज़ी करनी है, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए और हमारे पास टाइम ही नहीं होता तो हम कहाँ से बिगड़ेंगे? अब मैं आपको जो चीज़ बोल रही हूँ, ये हर एक प्रोफ़ेशन में है कि मुझे जिन चीज़ों ने झकझोड़ा, वो ये था कि पहले तो जब मैंने नया-नया काम करना शुरू करा, तो मैंने एक चीज़ देखी कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ योर टैलेंट इन द रियल वर्ल्ड। है टैलेंट का तवज्जो है, लेकिन उसको टाइम लगता है। हम अपने आपने एक शब्द सुना होगा कि शॉर्ट टर्म सक्सेस तब मिलती है जब आप कुछ चीज़ों में गुफ़ अप करते हैं। गुफ़ अप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, है ना? शॉर्ट टर्म चीज़ें ढूँढते हैं, शॉर्ट टर्म ज़रिए ढूँढते हैं, लेकिन अगर आप इफ यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर टैलेंट तो उसके लिए आपको टाइम लगता है। तो हाँ, टैलेंट की तवज्जो है लेकिन उसको टाइम लगता है। और जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ नो प्लेस ऑफ टैलेंट इन दिस इंडस्ट्री क्योंकि लोग टैलेंट को नहीं देखते हैं। यहाँ पे ना भाई-भतीजावाद बहुत चलता है। भाई-भतीजावाद बहुत चलता है। भाई-भतीजावाद में देखो एक तो हो गया ना हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कास्टिंग काउच बहुत चलता है। उसमें हो गया कि मेल-फीमेल का रिलेशनशिप। पर भाई-भतीजावाद में सब कुछ आ जाता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हाँ, अगर कोई लड़का-लड़की आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उनका काम अच्छा चल रहा है, नहीं। आपके अगर कोई रिश्तेदार हैं या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपके साथ कोई रोज़ उठता-बैठता है, तो आप उसको काम दोगे। ठीक है? और या फिर अगर कोई आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार है, तो यहाँ पे भाई-भतीजावाद बहुत चलता है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि ये सिर्फ़ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर जगह पर है। आप अगर अ, बिज़नेस वर्ल्ड में जाएँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएँ, आप देखेंगे कि मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, देयर वाज़ दिस फ्लैटमेट ऑफ माइन एंड शी वाज़ एमबीए और उसकी जो बॉस थी, वो सिर्फ़ +2 थी। उस लड़की की जो सैलरी थी 15,000 रुपए थी और उसकी जो बॉस थी उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपीज़। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न जो उसकी बॉस थी वो उस ऑफ़िस के ओनर की गर्लफ्रेंड थी। आप अगर आप कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएँ, तो आपको नौकरीज़ बेसिस पे कई बारी लोग बोलते हैं कि हम आपको नौकरी क्यों दें? हमारा क्या फ़ायदा है इसमें देने में? देखिए, लड़कों के लिए जब लड़के काम ढूँढने जाते हैं, बड़ा आसान होता है। लड़कों को क्या करना है, अपना क्वालिफ़िकेशन बताना है कि मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है, ये है, वो है, ठीक है। अगर उनको पसंद आएगा, आपको नौकरी देंगे, नहीं आएगा, नहीं देंगे। लड़कियाँ जब काम ढूँढने जाती हैं, तो कहते हैं, ठीक है, आपको एक क्वालिफ़िकेशन तो है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? मतलब पहले तो मुझे ये इस चीज़ के बारे में समझ इसके अलावा क्या कर सकते हो? इसके अलावा क्या करेंगे? नाच के थोड़ा ना दिखाएँगे तुमको अब। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? पर ये हर एक जगह पर है, ये पॉलिटिक्स में भी है। अ, कई बार कोई मिनिस्टर होगा, उसकी पीए जो होती है, मैंने बहुत बार देखा है क्योंकि मैंने पॉलिटिकल रैलीज़ बहुत ये पॉलिटिक्स में भी है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, ये चीज़ हर जगह पर है। दिस इज़ नॉट ओनली इन आवर इंडस्ट्री। तो एक ये चीज़ थी। दूसरी ये चीज़ें थी कि जब आप आगे बढ़ने लगते हो तो देयर आर सो मेनी पीपल दोज़ हू से बैड थिंग्स अबाउट यू तो ऐसा मेरे साथ भी कुछ ऐसा दौर चला था 3-4 महीने का। लेकिन नाउ द थिंग्स आर वेरी गुड है ना, थिंग्स आर ओके विथ मी और अ, यही सारी चीज़ें थी जिनकी वज़ह से आपको ऐसा लगता है कि भई कई बार तो ऐसा लगता था कि आप पैदा ही क्यों हुए इस दुनिया के अंदर। जैसे आपने बताया कि आपके फिगर को देख के, आपके कर्व्स को देख के केवल लोग बोल देते हैं ना, शी हैड सो मेनी बॉयफ्रेंड्स, है ना? हाँ, ये सो द मेरा मैं आपको एक चीज़ ओके, बताती हूँ। मैं अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सिंगल ही रही हूँ। मेरे ऐसा मतलब होगा टाइम पास भी कुछ नहीं है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिंगल ही बिताई है। अकेले रहना ही ज़िंदगी है, एकांत ही परमात्मा से जोड़ता है। देखो आई भी अकेले है, जाना भी अकेले है। हाँ, हाँ। ओके, सो कभी कॉल्स आई है ना? आपको काम के लिए कॉल आती है एज़ अ एंकर, है ना? तो कई बार लोग बोल देते हैं एंकरिंग भी करनी है, साथ में कुछ और भी करना है, प्लस में भी काम करना है,
फिर तो ऐसा कभी कॉल आया या फिर कैसा फ़ील किया अगर ऐसा देखिए, किसी ने अब इस सिचुएशन में तो मुझे अब इस वक़्त पे मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आता। लोग थोड़ा-सा डरते हैं। डरते हैं मुझसे, ओके, मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं। या ओके। फिर वो सोचते हैं कि ऐसी बात हम क्यों करें, है ना? क्योंकि जब आप लाइफ़ में कोई एक 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 दर्जा एक 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 म स्टेटस अटेन कर लेते हो, तो कोई भी आपसे बात करने से पहले भी सोचता है। मैं इस टाइम पे उस सिचुएशन में हूँ। इन कॉल्स पे ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो कॉल्स होती है ना, ये जो अप्रोच होती है, जब कोई इंसान आपको ऐसे अप्रोच करता है, इसका आपके प्रोफ़ेशन से कोई लेना-देना नहीं है, जो मेरे को ऐसा फ़ील हुआ लाइफ़ के अंदर। मैंने क्या नोटिस किया लाइफ़ के अंदर, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं लोगों को बहुत गहराई से नोटिस करती हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब आप छोटे होते हो, छोटी उम्र के होते हो, तो आप में इतना अक्ल या इतना कॉमन सेंस नहीं होती। तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है अच्छा ये लड़की नई है, ये यंग है। आप देखेंगे यूजुअली हम क्या कहते हैं कि यंग लड़कियों को अप्रोच किया जाता है। जो लड़कियाँ एक एज पे आ जाती हैं, उनको अप्रोच नहीं किया जाता। क्योंकि जो यंग लड़कियाँ होती हैं, उन्हें पता नहीं होता। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को सामने कोई चल रहा है दूर से आता हुआ इंसान, मुझे उसकी आँखें या उसकी चाल-ढाल देखकर, या कोई फीमेल भी है, मुझे पता चल जाएगा कि भैया इसके दिल में क्या चल रहा है। बट आज से 7-8 साल पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज़ आई वाज़ टू यंग। हमें ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई कहता है हमें आप अपने हमारे घर पर आ जाओ कहीं पर भी ना, हम बड़े स्टूपिड होते हैं। हम कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं यार, ये हमें बुला रहे हैं या हमें बात करें, और वो लोग भी आपसे इसलिए अप्रोच करते हैं क्योंकि आपकी उम्र कम होती है, और ये अप्रोच लड़कों को भी किया जा सकता है। जब एक उम्र आ जाती है ना, तो सामने वालों को पता रहता है शी इज़ अ मैच्योर लेडी या ही इज़ अ मैच्योर मैन। हमने अगर इसके सामने कोई भी फालतू बात करी तो ये हमें झाड़ देंगे, या इन्हें पता होगा। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक एक चीज़ होती थी मेरे साथ स्टार्टिंग में, जब भी हम कहीं बाहर जाते थे आउट ऑफ स्टेशन, तो एक जैसे सेपरेट रूम चाहिए होता था। तो समटाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू आस्क माय क्लाइंट कि ना, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वेयर इज़ द सेपरेट रूम? तो उन्होंने एक चीज़ बोल दी कि इस होटल के तो सारे रूम्स बुक्ड हैं जी। देयर इज़ नो रूम अवेलेबल इन दिस होटल, सो यू हैव टू मैनेज विद अस। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आई कॉल्ड माय पेरेंट्स एंड आई कॉल्ड माय फैमिली, और मैं वहाँ से चली गई। लेकिन अब अगर कोई ऐसा ऐसा कुछ बोलता है, तो मुझे पता होता है कि वो बेवकूफ़ बना रहा है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, जैसे कि आपने बोला कि जिन यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी हमारा भाई-बहन, अंकल-आंटी ये सब नहीं होता। हुँ। मीन्स आपको क्या लगता है एज़ अ गर्ल जैसे मी आल्सो अ गर्ल है ना? दैट वी फील कि लोग लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो आपको कभी लगा कि लोग हमारा जिस्म ही देखते हैं, हमारी रूह को कोई नहीं देखता? जैसे शुरू से लोगों ने आपको इतना बुली किया, आपके जिस्म को देख के इतनी-इतनी बातें बनाई हैं, है ना? तो हुँ। किसी ने आपकी रूह को भी समझा? हाँ। समझा है, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, मैंने एक चीज़ बोली, इस दुनिया में कोई भी आपका भाई-बहन नहीं होता। नहीं, होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, और सबको नहीं मिलते। देयर आर वेरी रेयर पीपल जिनको अच्छा अच्छा साथ मिल जाए, चाहे वो भाई-बहन का हो, किसी हमसफ़र का हो, या कोई आपसे बड़ा उम्र में है जिसको आप अपना गार्डियन बोल सकें। और जैसे आपने मुझसे एक सवाल पूछा अभी कि कि लोग लड़कियों को सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट समझते हैं? कोई हमारी आत्मा नहीं देखता, तो आपको लगा कि आपको भी लोग ऑब्जेक्ट ही समझते हैं एज़ अ गर्ल कि टफ लगता है समाज में सर्वाइव करना? देखिए, लड़कियों को एज़ अ ऑब्जेक्ट समझते हैं लोग, ये सच है। अ, ऑब्जेक्ट अगर लड़कियों को समझा जाता है, तो भगवान ने एक्चुअली में लड़कियों को बनाया भी कुछ उस तरीके से है कि बहुत, भगवान ने लड़कियों को बड़ा खूबसूरत बनाया है। अगर आप एक लड़कियों की और लड़कों की बनावट में देखें, तो लड़कों को भगवान ने मेहनती ज़्यादा बनाया, उनको बल ज़्यादा दिया है, पावर ज़्यादा दी है, फिज़िकल स्ट्रेंथ। लड़कियों को भगवान ने बड़ा खूबसूरत-सा बनाया है ना? तो लड़कियों को भगवान ने बनाया खूबसूरत इसलिए था ताकि खूबसूरती की हमेशा तारीफ़ की जाती है ना? लड़कियों को भगवान ने एक अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, सी दिस इज़ हाउ मच क्रिएटिव आई एम, मैंने एक बहुत सुंदर क्रिएटिविटी बनाई है। अगर आप लड़कियों को हाथ-पैर देखें, बाल देखें, तो कितने सुंदर होते हैं। अगर हम कोई नेचर की ब्यूटी देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं। तो भगवान ने लड़कियाँ बनाई थी ताकि लोग उनकी तारीफ़ करें, पर लोगों ने समझा, जैसे अगर हम अपने ऑपोज़िट सेक्स की बात करें, कि लड़कियाँ बनाई गई हैं ताकि हम उनका इस्तेमाल करें। भगवान ने बनाया तो लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट ही था, लेकिन तारीफ़ करने के लिए, मतलब ना कि यूज़ करने के लिए। ये तो हम लोगों की सोच ऐसी हो गई कि लड़कियाँ हैं तो वो यूज़ करने वाली चीज़ है, और यहाँ पर लड़कियों की भी थोड़ी-सी मैं गलती मानूँगी। जैसे सारे अगर लड़के गलत नहीं हैं, तो सारी लड़कियाँ भी सही नहीं हैं। लड़कियों की थोड़ी-सी गलती है कि कुछ लड़कियाँ खुद को एज़ अ ऑब्जेक्ट यूज़ करने देती हैं। वो कहती हैं कि हाँ, यूज़ मी एज़ अ ऑब्जेक्ट। जब किसी के पास टैलेंट नहीं होता, तो वो यही काम करती हैं। इसमें क्या होता है कि जिनके पास टैलेंट है वो पीछे चली जाती हैं।
सुंदरता औरतों का गहना होता है, जो सुंदर है वो पावर है। चाणक्य ब्यूटी इज़ ने अ कहा पावर। था कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस वेपन इज़ अ ब्यूटी ऑफ अ वुमन। सो इतनी खूबसूरत हो मैम आप, है ना? तो कभी सोचा नहीं कि वेब सीरीज़ में काम करना या फिर एज़ अ मॉडल सामने आना? मतलब मॉडल तो आप लगती ही हो, तो कभी ऑफर्स आए? क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है? एंकर ही रहना है या आगे भी बढ़ना है ज़िंदगी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं कभी इतनी सुंदर थी नहीं। और मुझे लगता भी नहीं था मैं हूँ और मैं थी भी नहीं एक्चुअली। लेकिन जब आप बुली होते हो ना, जब लोग आपको बुली करते हैं कि यू आर डार्क, ये वो एंड ऑल करके, फिर मैंने अपने ऊपर थोड़ा-सा पैसा खर्च किया। पैसा इन द सेंस, जहाँ पे मैं ₹10 का साबुन यूज़ करती थी, वहाँ पर अब मैं ₹25 का बॉडी शॉर यूज़ करती हूँ। जहाँ पे ₹150 वाला शैम्पू होता था, वहाँ पर अब 5000 वाले शैम्पूज़ एंड ऑल हैं। सो आई एनहांस माय पर्सनैलिटी। अब जब मैंने पर्सनैलिटी एनहांस करी है, तो अभी कुछ टाइम से ही येस मेरे पास ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले नहीं थे। और उससे पहले मुझे रिजेक्शन ही इस बेसिस पे मिलती थी दैट आई एम नॉट एट ऑल गुड लुकिंग। अब मेरे पास ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन वो सारे ना ऐसे ऑफर्स हैं कि हाँ, कपड़े उतार दो, ये कर दो, वो कर दो। आई डोंट नो व्हाई सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। अगेन आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट आई डोंट नो व्हाई सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, मतलब इट्स माय कंट्री आल्सो। कि आप जहाँ भी देखोगे ना, मुझे समझ में नहीं आता, लोग नाजायज़ बिना किसी रीज़न के हर किसी जगह पे सेक्स घुसाड़ देते हैं। अच्छा, अगर कोई लड़की सक्सेसफुल हुई है, उसने सेक्स किया होगा, कोई लड़की करवी है तो उसने सेक्स किया होगा, कोई लड़का-लड़की साथ में देख लिए तो ये सेक्स कर रहे होंगे, कोई लड़का-लड़की अगर साथ कहीं से घूम के आ रहे हैं तो ये पक्का सेक्स करके आए होंगे, ठीक है? और अगर किसी बॉस ने किसी लड़की को प्रमोशन दे दिया तो पक्का इस लड़की ने बॉस के साथ सेक्स किया होगा, ठीक है? और अगर कोई आप मूवी बना रहे हो, वेब सीरीज़ बना रहे हो, तो लगता है कि अगर इसमें हम सेक्स ना डालें तो ये हिट नहीं होगी। और अगर किसी में कहीं पर अगर आपने छोटा-मोटा कोई मतलब आह-ऊह वाला सीन देख लिया लोगों ने, तो वो सोचते हैं पक्का इसके अंदर सेक्स होगा तो इसको देखना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि व्हाई सेक्स इज़ सो मच इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। मतलब हर किसी जगह पर मतलब आपको मतलब लोगों की थिंकिंग सबसे पहले इधर ही जाती है। और अब जैसे हम फ़िल्में बनाते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग सोचते हैं कि सेक्स सीन्स डालना ज़रूरी है। अगर सेक्स सीन्स नहीं डालेंगे, तो हमारी वेब सीरीज़ चलेगी नहीं। और वो जो सोचते हैं प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स, वो बहुत सही सोचते हैं। एक्चुअल में वो बहुत सही सोचते हैं, बिकॉज़ सप्लाई ऑलवेज़ डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। यानी कि अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी तभी उस चीज़ की सप्लाई होगी ना। अगर कोई चीज़ पब्लिक डिमांड कर रही है तो ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बना रहे हैं, वो क्यों बनाएँगे अगर पब्लिक डिमांड नहीं करेगी। पब्लिक क्या बोलती है कि मान लो अब जैसे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कुछ लड़कियाँ बड़ी फेमस और वायरल हैं। अब क्या है, वो फेमस भी है, वायरल भी हैं, पब्लिक उनको गालियाँ भी देती है पर उनको देख भी रही है। और कुछ लोग जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, पब्लिक उनको नहीं देख रही है। अब पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक उनको गालियाँ दे रही है कि तुम गंदा या वल्गर कंटेंट बना रहे हो। बट एक्चुअल में पब्लिक देख ही उन चीज़ों को रही है, वो देखना ही उन चीज़ों को चाहती है। तो अब भैया हमारे इसमें प्रोड्यूसर या डायरेक्टर भी क्या करे जब पब्लिक देखना ही उन चीज़ों को चाहती है। तो इस तरीके से मेरे को भी ऑफर्स आते हैं, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि मैं वो चीज़ें करना नहीं पसंद करती जो मुझसे होती नहीं है। कई बार आप वो चीज़ें सोचते हो कि आप वो कर लो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि आपने ये चीज़ कर तो ली है, लेकिन आपको, क्योंकि एट द एंड लाइफ में हम एक बहुत ही अजीब से इस डिलेमा में जीते हैं कि हमको लाइफ में पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, सक्सेस चाहिए। पर एक्चुअल में एट द एंड हमें लाइफ में चाहिए सैटिस्फैक्शन। वो सैटिस्फैक्शन किसी को पैसे से आती है, किसी को प्यार से आती है, किसी को किसी चीज़ से आती है। तो मुझे वो सैटिस्फैक्शन उस चीज़ से आती है जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ और कोई ज़बरदस्ती मुझ पे थोपे ना। तो भई मुझे लगा मुझे नहीं करनी चाहिए। येस, आई एम वेटिंग फॉर गुड ब्रेक, जहाँ पर आई वोंट माइंड अगर इफ देयर इज़ सम सीन, पर वो सीन का कोई मीनिंग भी होना चाहिए, है ना? कि लोगों को ये तो हो ना कि अपार्ट फ्रॉम दिस शी हैज़ टैलेंट आल्सो, ये ना हो कि बस वो कपड़े उतार दिए और वो बिकॉज़ इसका कोई एसेंस नहीं है। मैं आई ऑलवेज़ बिलीव इन डूइंग द थिंग्स जिनका कोई एसेंस हो, जिनका कोई मतलब हो। बेमतलब की चीज़ें करना मुझे अजीब लगता है। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मुझसे नहीं होती। वाओ! मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ दैट एवरीथिंग इज़ इनसाइड, सब कुछ हमारे अंदर है, हम बाहर ही ढूँढते रहते हैं, खुशियाँ, एवरीथिंग। सो वैसे भी वो काम करना चाहिए जिसको करने से हमें दिल से खुशी मिलती हो, हुँ, और वही हुँ। करना जिसको करने से दिल से खुशी मिलती हो। तो हुँ। कभी ऐसा हुआ है जैसे सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा आपका है, आजकल सोशल मीडिया का ही ट्रेंड है, तो उसी की हाँ बात जी। होगी, है ना? तो उसी से हम फेमस होते हैं।
हुँ। तो कभी किसी ने बोल दिया ये वाला वीडियो डिलीट कर दो, ये अच्छा नहीं है तुम्हारा और आपने तो इसमें इतनी शिद्दत से डाला हुआ था उसको, तो आपने डिलीट भी कर दिया किसी शख्स के कहने से, तो ऐसा हुआ है? बहुत बार ओके, किया भी डिलीट? किया मैंने डिलीट। ओके, मैंने किया डिलीट। स्टार्टिंग में जब मैं सोशल मीडिया पे थी तो मेरी मेरे डिसीजंस लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते थे। एक्चुअली लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अभी डेवलप करी है। अदरवाइज़ उससे पहले मेरे डिसीजंस लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते थे। तो लोगों ने बोला है डिलीट करो, या फिर मेरे खुद के ही जो पुराने दोस्त हैं, उन्होंने हम मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुमने ये क्या शेयर किया है? दिस दिस लुक्स वेरी स्टूपिड, तुम बड़ी अजीब लग रही हो, बड़ी बेवकूफ़ नज़र आ रही हो। तो मैंने वो डिलीट किया, फिर मैंने वो दोबारा पोस्ट भी कर दिया, फिर कई बार डिलीट किया, फिर पोस्ट कर दिया। तो ये चीज़ें आज भी चलती हैं। और मैं अब आपको स्टार्टिंग एक चीज़ बताती हूँ। जब मैंने सोशल मीडिया पर आई, इट वाज़ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और लॉकडाउन में मेरे पास कुछ करने को नहीं था। मैं इतनी वेली हुई लॉकडाउन में, इतनी वेली हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में आने का, जो सबके साथ हुआ था। तो मैंने टिकटॉक वगैरह शुरू किया और एकदम से ही मेरी हाइप हो गई टिकटॉक पे। तो मुझे ऐसा लगा यार, मैं अगर मेरा हाइप हुआ है, वहाँ से एक्चुअल में आपको एक चीज़ बताती हूँ। बिफोर टिकटॉक, चाहे लोग टिकटॉक को कितनी गालियाँ दें, बट टिकटॉक से पहले मुझे ऐसा लगता था दैट आई एम वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट वुमेन इन दिस वर्ल्ड। टिकटॉक ने मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लाया दैट आई एम नॉट एट ऑल अगली। अगर मेरे को लोग फॉलो कर सकते हैं, चाहे उसका रीज़न लोग कुछ भी दें, जिन्होंने बोलना है वो कुछ भी बोलेंगे, है ना? पर आई थिंक अपार्ट फ्रॉम माय लाइक लुक्स एंड बॉडी, मेरे पास और भी चीज़ें हैं, मैं बोलती अच्छा हूँ, मेरे पास नॉलेज अच्छी है। लोग क्या सोचते हैं, लोग कहते हैं हाँ, इसको तरक्की मिल रही है तो इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न दैट शी हैज़ गुड कर्व्स। तो उसमें क्या होता है ना, लोग उन चीज़ों को आउटशैडो कर देते हैं कि जैसे मैं, अगर मेरे पास कोई और टैलेंट है, वो उन चीज़ों को देखते ही नहीं है। नहीं, अगर अच्छी कर्व्स वाले लोगों ने फेमस होना होता तो सारे ही हो जाते। इट्स ऑल अबाउट टैलेंट आल्सो। तो भई मैंने कहा अगर मैं फेमस हुई हूँ तो शायद मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होगी। तो मैंने जो मेरे नोन में, कॉन्टैक्ट में सुंदर-सुंदर गुड लुकिंग जो भी जितने भी लड़के थे, जो मेरे दोस्त थे, उनको मैंने सबको अप्रोच करना शुरू किया, जो ऑलरेडी टिकटॉक बनाते थे, बट उनके इतने फॉलोवर्स थे नहीं, बट फिर भी अच्छे थे, कि आप मेरे साथ वीडियो बनाओ, आप अच्छे दिखते हो, आप बनाते भी हो, तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। किसी ने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। मतलब व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि लोग लोग वैसे पार्टी करने आ जाएँगे, आपके साथ खाने-पीने आ जाएँगे, लेकिन काम करने नहीं आते। तो वहाँ पे मेरे को एक और चीज़ पता चली दैट नॉट एवरीबॉडी इज़ योर फ्रेंड, पीपल आर जस्ट नोन टू यू। हम एक मिस्टेक करते हैं, हम सबको अपना दोस्त बोलते हैं। नो, नॉट एवरीबॉडी इज़ योर फ्रेंड। लोग आपके नोन हैं, दोस्त कोई-कोई होता है, और दोस्त वो है जो खाने-पीने के अलावा, पार्टी के अलावा भी आपके साथ बैठे। तो कोई नहीं आया, उनको लगा कि ये तो क्या ही करेगी, हमने नहीं आना इसके साथ, हमने नहीं बनानी। मैंने बड़ा अप्रोच किया, बड़ा मैंने रिक्वेस्ट करी, तो नोबडी लिस्टेंड टू मी। मैंने कहा कि फिर मैंने और लड़कियों को भी जाके बोला, जो अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर, गुड लुकिंग लड़कियाँ, मेरे को ऐसे लगता था। तो मैंने उनको भी जाके बोला कि आप मेरे साथ, उस टाइम पे मेरे मेरे अंदर भी बड़ी एक स्टुपिडिटी थी कि गुड लुकिंग लोग ही फेमस होते हैं। एवरीबॉडी इज़ गुड लुकिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। आपके अंदर टैलेंट है तो आप फेमस होगे। पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि गुड लुकिंग लोगों का, मैंने इससे पहले आपको क्या बोला कि गुड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट है तो आप फेमस होगे। बट वो लोग जो फेमस होते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है, इतने गुड लुकिंग नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं। और तो फिर भई मैंने खुद से करना शुरू किया। मैंने कहा कोई मेरा हेल्प तो कर नहीं रहा है, मैं क्या करूँ अब? किसी ने मेरे को बताया नहीं एडिटिंग कैसे करते हैं। मैंने सबसे पूछा मुझे एडिटिंग करनी बताओ, किसी ने बताया नहीं एडिटिंग करना। फिर मैं एक दिन ऐसे ही बैठ गई, मैंने कहा कि यार कोई मुझे बता नहीं रहा, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। और लोगों ने भई मेरे एकदम से ना फॉलोवर्स बढ़ गए, तो लोगों ने मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने लिखा कि ब हम टिकटॉक क्या है, ये है, वो है, बेइज़्ज़ती करा रहे हो आप टिकटॉक पर, हम तो टिकटॉक को पूछते नहीं, हम भाव नहीं देते। और मैंने सबको बोला कि नहीं, ठीक है आप भाव नहीं देते, जो मेरी खुद की कलीग्स थी, एंकर्स, को-एंकर्स थी, या इंडस्ट्री के लोग थे, या मेरे फैमिली वाले थे कि तुम टिकटॉक बना रही हो, अपनी इंसल्ट करा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया लाइफ़ के अंदर, उस चीज़ को ना तो मैं उसके बारे में कभी गलत बोलूँगी, ना छोड़ूँगी, बिकॉज़ टिकटॉक ने ही मुझे एक्चुअल में लाइफ़ में कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद मैंने फिर खुद से ही जैसे-तैसे करके फ़ोन वीडियोज़ बनानी शुरू करी, खुद ही उसको एडिट करना जितना भी आता था, खुद ही करना। करते-करते आज लोग मुझसे बोलते हैं कि हम आपके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं। बट स्टार्टिंग में तो मतलब सच में कोई मेरे साथ ये फ एक्चुअल में कोई मेरे साथ बनाता ही नहीं था। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी सबको। ईशा जी, जैसे हर लड़की का सपना होता है कि उसकी लाइफ में उसका कोई लाइफ पार्टनर आए, उसका कोई सपनों का राजकुमार आए, जो उसको समझे।
जो सिर्फ़ उसके जिस्म को प्यार ना करे, उसकी रूह को प्यार करे, उसकी की आत्मा को प्यार करे। तो आपका जो सपनों का राजकुमार है, वो कैसा है? कैसा आपने सोच रखा है कि वो कैसा होगा? देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपनी शादी के बारे में नहीं सोचती कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान की दया से मैं लाइफ में तरक्की करूँ और मेरा काम अच्छा चले तो मैं शादी नहीं करूँगी। और अगर करूँगी भी तो मैं किसी ऐसे लड़के से करूँगी जो बहुत समझदार और सेंसिबल होगा। मतलब समझदार और सेंसिबल में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। आई हैव नथिंग टू डू विद हिज़ लुक्स कि उसकी लुक्स कैसी हैं, उसकी उम्र क्या होगी। थोड़ी उम्र कम ना हो क्योंकि थोड़ा-सा ऐज बहुत मैटर करता है आपकी समझदारी के लेवल पर। कहते हैं ऐज इज़ जस्ट अ नंबर लेकिन हाँ, फिर भी एक्सपीरियंस ऐज के साथ एक्सपीरियंस आता है एंड एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट व्हिच कम्स विद लाइक एक्सपीरियंस कम्स विद द ऐज ओनली द रीज़न बीइंग इज़ कि कोई कोई 30 साल का लड़का होगा और कोई 20 साल का लड़का होगा तो उसको उतना एक्सपीरियंस ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा। और बाकी तो मैं अभी कोई सपनों के राजकुमार वगैरह के बारे में सोचती नहीं इस लेवल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ और राजकुमार-वाजकुमार तो मेरे ख़्याल से छोटे होते ही अच्छे लगते हैं जब हम 15-16 साल के होते हैं। उसके बाद भी पता है क्या होता है? हर एक लड़की चाहती है कि उसको कोई सपनों का राजकुमार आए, ये आए, वो आए। भई जब आपको पता चलता है, जब आप बड़े होते हो तो आपको पता चलता है राजकुमार-वाजकुमार कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग लाइक सपनों का राजकुमार, कोई डीडीएलजे का कोई वो राज, सिमरन कुछ नहीं है। रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। यहाँ पर बस एक ही चीज़ है मुझे ऐसा लगता है कि लव इज़ लाइक अ गैम्बल। लड़का और लड़की एक गैम्बल करते हैं एक-दूसरे के साथ। डिपेंड करता है कि कौन किसको पहले चेकमेट दे दे बस। बहुत रेयर ऐसा होता है कि लव स्टोरीज़ सक्सेसफुल होती हैं या फिर आपको कोई अच्छा एक जेन्युइन पार्टनर मिलता है। एक्चुअल में क्या है ना, हम लोग ना एक ना इल्यूज़न की दुनिया में बिलीव करते हैं। मैंने बहुत बार लोगों को ऐसा देखा है कि कोई बहुत जेन्युइन लड़का होगा या बहुत जेन्युइन लड़की होगी, उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता और हम कई बार हम कहते हैं ना कि यार ये लड़की तो अच्छी नहीं है इतनी या तो बहुत तेज़ है या लड़का बड़ा तेज़ है, इसको इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई, इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया, पता है कैसे मिलता है? अब मान लीजिए कि एक लड़का है और उसके सामने 2 लड़कियाँ खड़ी हैं, एक लड़की उसके सामने बिल्कुल बनावटी है, वो उसे पसंद करेगा ना कि उसको जो रियल है, क्योंकि उसको बनावटी लड़की ऐसा दृश्य दिखाएगी, उसको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छी लड़की कोई नहीं है। इसी तरीके से कोई लड़की है, वो भी किसी बनावटी लड़के को चुनेगी ना कि किसी ऐसे लड़के को जो रियल है, क्योंकि वो बनावटी जो लोग होते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है कि हमें किसी के सामने क्या दिखाना है और हम उस इल्यूज़न में आ जाते हैं। और हम क्या करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं हम उनको तो धोखा दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और हम बुरे लोगों से शादी कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है इंडिया में डाइवोर्स रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं फिर। हम कहते हैं हमें पहले तो ये चीज़ें पता नहीं थी। भैया आप क्योंकि पहले वो चीज़ें देख नहीं रहे थे और जो बनावटी जितने भी लोग हैं दुनिया में जिनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है, उनको अच्छे से पता होता है कि फिर सामने वाले को अपने झांसे में कैसे लेना है। यस। रियल चीज़ें वैसे भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं डुप्लीकेट से। सो कितना एक्सपीरियंस है मैम आपको दुनियादारी का? कितना सिखाया दुनिया ने आपको? तो शादी की बात हो रही थी, आपने बोला कि मैंने शादी नहीं करवानी। मतलब ये डिसीज़न क्यों लिया? मोस्टली जो एंकर्स होती हैं, जो लाइव शोज़ होते हैं, जो कोई भी कलाकार आर्टिस्ट, हुँ, हुँ। मोस्ट ऑफ लोग अगर बॉलीवुड लेवल की भी बात करें तो अगर मैं बोलूँ हरभजन सिंह पज्जी जी जिन्होंने हुँ, अपनी वाइफ़ का काम छुड़वा लिया था, शे है ना? हुँ, गीता बसरा जी जो एक मॉडल है बॉलीवुड लेवल हुँ। की। तो हमारे इंडिया में अभी भी वही सोच है कि हमारे काम को बुरा माना जाता है और लड़कियों से उनका काम छुड़वा लिया जाता है। तो आपको कभी ऐसा कोई ऑफ़र आया शादी के लिए कि काम छोड़ना पड़ेगा, वी डोंट लाइक योर प्रोफेशन? बहुत बार। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा काम खराब है या ये है। यार मेरी बात सुनो, काम जैसे मैंने बोला ना कोई खराब नहीं होता। हम अगर काम कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम गलत हो सकते हैं, तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको गलत आजकल हर कोई है। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, जो घर के अंदर ही रह के आपस में परिवार वालों के आपस में ही संबंध है। वेरी ट्रू। ठीक है, या फिर पड़ोसी-पड़ोसी के हुँ, साथ है लगा हुआ, हालाँकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। द गर्ल इज़ अ हाउसवाइफ और शी इज़ वर्किंग इन सम बैंक और शी इज़ अ टीचर और कोई जो लड़का है वो कोई कोई और ऑफ़िस में काम करता है या ऑफ़िस के अंदर बॉस और तो ये तो हर जगह पर है, आप किसको कितना रोक लोगे? देखो जिसको रुकना होगा वो रुक जाएगा, जिसको नहीं रुकना आप उसको नहीं रोक सकते। आप मतलब अगर लोग कहते हैं कि हमारी लाइन की लड़कियाँ गलत होती हैं, ये होती है, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें रियलिटी में देखी है। मैं आपको अभी 50 केस अपनी यहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ उस जगह पर होंगे, पर वो सारी चीज़ें होती हैं अंदर खाते। हमारी लाइन को लोग इसलिए बदनाम करते हैं क्योंकि हमारी लाइन की जो लड़कियाँ होती हैं वो मेकअप करके रहती हैं, हुँ। तैयार होके सज-सवर के बाहर निकलती हैं, घूमती-फिरती हैं। बाकी के जो लोग हैं वो सब अंदर काम कर रहे हैं जिनका किसी को पता ही नहीं चल रहा है। बट हो सब जगह ऐसा ही रहा है।
ओके, बहुत अच्छा बोलते हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर पर्सनैलिटी। थैंक यू। आपकी आत्मा से बहुत प्रभावित हूँ, आपके बोलने के तरीके से सच में आई एम योर ह्यूज फैन। थैंक यू राधिका। आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोल दिया। लोगों को शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, वो कहेंगे ये क्या बोल रही है? ये कैसे बोल रही है? या फिर ये लगता है लाइफ़ से खफ़ा है। देखिए मैं अपनी कोई ज़िंदगी से, कोई लाइफ़ से कोई खफ़ा नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मैं जो कर रही हूँ। बट प्रॉब्लम द थिंग इज़ कि कोई-कोई होता है जो बोलता है, कोई-कोई वो कॉन्फिडेंस रखता है बोलने का। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ किसी से या फिर मैं कोई गलत चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो एक्चुअल में फैक्ट है, रियलिटीज़ हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे स्ट्रगलिंग गर्ल्स को जो घर से आती हैं, बाहर निकलती है दुनियादारी में, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? जैसे कि आपने बोला कोई मामा, चाचा, ताया नहीं है, सब एवरीवन जस्ट वांना फक यू ओवर हियर बिकॉज़ यू आर गर्ल। देखिए द वर्ल्ड इज देयर टू हेल्प यू, इट्स ईदर नॉट नॉट ओनली फिजिकली। देखिए हम सोचते हैं कि इफ समबडी इज देयर, कोई आप physically, no, the everybody in this world is ready to help you, it's either physically, financially, emotionally। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आपको हर कोई इंसान जो आपसे जुड़ता है उससे उसको आपसे कोई ना कोई मतलब रहता है। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल मतलब हो, मतलब इमोशनल मतलब भी हो सकता है कि आज मुझे किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है और मैं उस इंसान को दोस्त बना लूं, लेकिन जहां पर मेरा इमोशनल सपोर्ट खत्म, मुझे ना जरूरत पड़े या फिर मुझे कोई और मिल जाए, मैं उसको छोड़ दूंगी। तो वो भी मैंने एक तरीके से उसका फ़ायदा ही उठाया है। या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसों की ज़रूरत होती है लोगों को, तब लोग आपस में एक-दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। तो दुनिया में एक्चुअल में हर एक रिश्ता किसी न किसी मतलब से ही बनता है। चाहे वो पति-पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो। अब देखिए अगर आप 4 दिन बीवी को खाना नहीं खिलाओगे, तो बीवी चौथे दिन आपके लिए खाना बनाना ही बंद कर देगी। कमा के पैसे नहीं दोगे उसको तो। और अगर आप अपने पति को खाना बना के नहीं दोगे, तो पति आपको कमा के देना बंद कर देगा। सीधी-सी बात। अब जब शादी भी होती है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि आप कमाते कितना हैं? तो हर एक रिश्ता इस दुनिया में मतलब के साथ ही जुड़ा है। पर मायने ये रखता है कि किसी को किसी के साथ मतलब कितना है। अगर कोई इंसान को आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब है, तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए मतलब अगर आपको मेरे साथ है, मुझे आपके साथ है, तो हमको एक-दूसरे के साथ मतलब वन ऑन वन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला सिर्फ़ आपका फ़ायदा ही उठा रहा है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो आप उसके साथ मत रहो। दूसरी चीज़, आजकल के टाइम में लड़का-लड़की कुछ नहीं होता। पिछले 3-4 साल से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि लड़कियाँ यूजुअली वुमेन कार्ड खेलती हैं। मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि किसी लड़की के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो लड़की मतलब बोली कि मैं आपको बताती हूँ, एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा किसी लड़की का लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मैंने अपने ब्रदर को बुलाया, मैंने कहा कि यार ये लड़की का मेरा झगड़ा हो रहा है, तो तुम आओ इसमें सॉर्ट आउट करो। तो वो लड़की बोली कि भई ठीक है, तो मैं एक काम करूँगी, मैं तो अपने कपड़े उतार के खड़ी हो जाऊँगी और मैं बोल दूँगी कि भई ये लड़का मेरे को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ पर पुलिस वाले थे, उन पुलिस वालों को उन्होंने पैसे-वैसे खिलाए और पुलिस वाले भी उनकी ज़बान बोल रहे हैं। तो भई लड़कियाँ बड़ा वुमेन कार्ड खेलती हैं आजकल के टाइम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़का-लड़की कुछ नहीं होता आजकल के टाइम में। लड़का-लड़की एक जैसे ही हैं, एक समान हैं। और ये मैसेज मैं दोनों को देना चाहूँगी जो अब नए बच्चे आ रहे हैं, कि पहली बात तो ये है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ये सोच के निकलो कि आपके सामने कभी भी किसी भी वक़्त कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब ये है, बुरे से बुरा इंसान और बुरे से बुरी सिचुएशन, कुछ भी, हर एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको पेन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दर्द के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कई बार ऐसा भी होगा आप 4-4 5-5 दिन सो ना पाओ। कई बार ऐसा भी होगा कि शायद सामने से कोई इंसान आपकी आके इंसल्ट कर दे, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे तो इंसल्ट करने वाले भी बहुत मिलेंगे। और अपने देखिए स्टार्टिंग में आप कई बार डाउन भी होंगे क्योंकि आपको थोड़ा समझ नहीं होगी, व्हिच इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो इस चीज़ को ये समझो कि ये हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, ऐसा होगा ही और वो होगा, उसको कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई नहीं रोक सकता। देखिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ गलत होने को कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं रोक सकता, वो होगा। बट उस चीज़ को, उस पेन को पावर में कन्वर्ट करो। और अगर आप कभी डिप्रेशन में आएँगे, आजकल लोग डिप्रेशन में बहुत चले जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, लोग अकेले रहते हैं, तो लोग डिप्रेशन में बड़ा चले जाते हैं। डिप्रेशन से खुद निकलने के लिए आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। डिप्रेशन में जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम दुखी-दुखी गाने सुनने लग जाते हैं या ज़्यादा शराब पीने लग जाते हैं। भई शराब पियोगे आप डिप्रेशन में तो आप और डिप्रेशन में जाओगे।
तो अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा होता है, कभी आप अकेला फ़ील करें, तो आप ये सोचें कि आपको खुद ही अपनी ताकत बनना पड़ेगा। दूसरों का इंतज़ार करेंगे तो सिर्फ़ इंतज़ार करते रह जाएँगे। वो दूसरा कब आएगा या कब आएगी, कब आपको साथ देगा या सहारा देगा, वो तब की तब देखी जाएगी ना, तब तक आप अपना वक़्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? थैंक यू सो मच ईशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। सो आपको ईशा की बातें सुन के कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और आगे भी अगर आप ईशा की बातें सुनना चाहते हैं तो हम अगला इंटरव्यू भी रख सकते हैं। ऐसे ही नई-नई पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलाते रहेंगे और एक बात कहना ज़रूर चाहूँगी, ज़िंदगी में कोई भी हमें खुशी नहीं देता, अगर आपको कोई खुश कर सकते हैं वो खुद आप हो। सो थैंक यू सो मच, हमारा चैनल देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।